कर्नाटक में जीत मिली, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मौका आया है। यह मौका सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, यह विपक्षी एकजुटता के लिए भी बहुत बड़ा मौका है। 2024 के आधार के तौर पर इस जीत को देखा जा रहा है। देखिए, कर्नाटक में जो लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर अगर 20-22 सीटों का खेल हो जाता, हालांकि ये बहुत बड़ा खेल होगा, लेकिन जिस तरीके से एक रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया है कि विधानसभा और लोकसभा की सीटों में किस तरीके से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो करीब 20 सीटों पर काफ़ी प्रभाव डालने वाला प्रदर्शन रहा है। लेकिन विधानसभा लोकसभा चुनाव में काफ़ी फर्क होता है। ऐसे में कैसे सहयोगी दलों के साथ में जुड़े दलों के भी सुर बदल रहे हैं या उनके अंदर भी एक उम्मीद जागी है। शरद पवार के विषय में हमने देखा, शरद पवार इस जीत को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और वो विपक्षी एकजुटता के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के एक मौके के तौर पर इस जीत को देख रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में ममता बनर्जी ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विपक्षी एकजुटता में ये सारे के सारे दल अब कांग्रेस के साथ लामबंद होने के लिए तैयार हो रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली कांग्रेस की जीत ने काफी कुछ बदल दिया है कांग्रेस के लिए, और बदलाव अब साफ तौर पर दिखने भी लगा है। जहां एक तरफ सहयोगी दलों ने कांग्रेस की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के विरोधियों ने भी कांग्रेस को लेकर सकारात्मक बातें करनी शुरू कर दी हैं। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जहां भी कांग्रेस मजबूत है, हम वहां उसे समर्थन देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैं कर्नाटक में आपका समर्थन करती हूं तो आप बंगाल में मेरे खिलाफ लड़ते हैं यदि, तो ये नीति नहीं होनी चाहिए। और आप याद रखिए, ये वाली एनालिसिस मैं आपके सामने कई बार रख चुका हूं। जब ममता बनर्जी ये कहती हैं, कांग्रेस भी, हालांकि कांग्रेस ने कोई खुलकर बहुत उम्मीद नहीं जताई, वो सबको कहते हैं कि आइए, लेकिन आप देख लीजिए कि विपक्षी एकजुटता को लेकर अगर सारे समीकरण बन जाते हैं तो इसके बाद में बंगाल में ये कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे बनेगा? नीतीश कुमार के साथ में कैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा? शरद पवार के साथ कैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सीटों का बंटवारा, कहां पर किसको कितनी सीटें मिलेगी। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से मजबूत दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी कांग्रेस यहां पर खत्म हो गई है, और कांग्रेस यहां पर भी लड़ना चाहेगी। और अगर कांग्रेस लोकसभा में अपने सांसदों की संख्या बढ़ाना चाहती तो हर वो जगह जहां पर उसे मजबूती लगती है, जहां पर उसके कार्यकर्ता हैं, वहां पर उस पर दबाव भी होगा। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में कोई कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये कैसे हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी तादाद में मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता या टिकट के एस्पिरेंट तृणमूल कांग्रेस के लिए समर्थन करते दिखाई दे। वो तो अपनी तैयारी करेंगे। खैर, कुल मिलाकर कांग्रेस की अपनी मजबूरियां हैं, तो ममता बनर्जी का भी स्पष्ट कहना। लेकिन कर्नाटक में जो जीत हासिल की है, इसके बाद में अब आप देख रहे हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इसके बाद में कर्नाटक, हिमाचल, इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार ने उसकी दावेदारी को विपक्षी एकजुटता में काफी मजबूत कर दिया है। सबसे ताकतवर दल वो हमेशा से माना ही जाता रहा है, सबसे पुरानी पार्टी भी है, लेकिन धीरे धीरे अपनी ताकत खोते हुए कांग्रेस ने कई क्षेत्रों को खोया, छोटे दलों को एक तरीके से एक अवसर दे दिया था फलने फूलने का। उनमें ममता बनर्जी भी एक है, एनसीपी भी एक है, नीतीश कुमार भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। ये सब ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते गए जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती है। अब कांग्रेस मजबूत होगी तो ये लोग अपने अस्तित्व की तलाश करेंगे। लेकिन 2024 के लिहाज से देखा जाए, लोकसभा में अपनी ताकत के लिहाज से देखा जाए, तो इन छोटे छोटे दलों को भी पता है कि लोकसभा चुनाव में जनता किसी बड़े दल की तरफ देखती है, और अपनी अपनी जगह पर अगर लड़ना है तो कांग्रेस के साथ सीटों का क्या समीकरण बनेगा, जिसके बारे में शरद पवार भी अब बात करें कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए कि हम किन शर्तों पर एकजुट हो सकते हैं। बहरहाल ममता बनर्जी ने जो कहा वो भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जहां भी कांग्रेस अपनी 200 सीटों पर मजबूत है, जिन जगहों पर 200 सीटों पर मजबूत है, हमने जो गणना की है उन्हें लड़ने दें, हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन उन्हें अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन करना होगा। अगर मैं कर्नाटक में आपका समर्थन करती हूं लेकिन आप बंगाल में मेरे खिलाफ लड़ते हैं, तो ये नीति नहीं होनी चाहिए। कुछ अच्छा हासिल करना है तो कुछ क्षेत्रों में कुर्बानी देनी होगी। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपको एक बात बता सकती हूं, जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वहां बीजेपी नहीं लड़ सकती और लोग निराश और हताश हैं। मान लीजिए कर्नाटक में वोट बीजेपी सरकार के खिलाफ एक जनादेश है, तो वो ममता बनर्जी जो है कहीं ना कहीं इस पूरे जनादेश से बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हैं, और वो एक नए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत करने के लिए तैयार है। बहुत बड़ा बयान है उनका। ये बयान बताता है कि विपक्षी एकजुटता में वो एक कदम आगे आ रही है। अब कांग्रेस को भी 2 कदम आगे आना पड़ेगा,
क्योंकि कांग्रेस एक बहुत पुराना दल रहा है। कांग्रेस में बातचीत में कई बार खामियां हो जाती हैं, जैसा शरद पवार कहते हैं। हालांकि शरद पवार की बात का खंडन कई लोगों ने किया, खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं ने, जबकि वो उनके साथ में सहयोगी हैं महाविकास अघाड़ी में। फिर भी वो, चाहे अजीत पवार का नाराज होना हो, चाहे कांग्रेस के एटीट्यूड की बात हो, कांग्रेस एक पुराना इंस्टीट्यूशन रहा है और उसके काम करने के तरीके को लेकर या अन्य दलों के साथ में जब कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको लेकर कई सवाल खड़े होते रहे। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि सोनिया गांधी ने यूपीए 1 और यूपीए 2 को बहुत सक्सेसफुली चलाया है। क्या उसी अंदाज में आगे बढ़ेंगे? अब सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि इस महीने के अंत तक वो दिल्ली का दौरा करेंगी। वो 27 मई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी, क्योंकि राज्य के मुद्दों को उठाने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान विपक्ष की बैठक का कोई प्रस्ताव नहीं है। इससे पहले शनिवार को ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर आप साउथ से शुरुआत करें तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद बंगाल, बिहार, झारखंड, फिर महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, इन राज्यों में पहले इनकी सरकार बनने का पीक टाइम रहा, लेकिन अब वो 100 सीटें भी नहीं पार कर पाएंगे। उन्होंने अहंकार, दुर्व्यवहार, एजेंसी पॉलिटिक्स के खिलाफ लोगों से वोट टू नो बीजेपी कैंपेन का आह्वान किया। ममता ने कहा कि कर्नाटक की जनता मतदाताओं को सैल्यूट करती हूं और कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई देती हूं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव हैं, यहां भी बीजेपी को शिकस्त मिलेगी। ये बहुत बड़ा बयान है। अब जीत किसको मिलेगी? कर्नाटक में उनका बयान बहुत दिलचस्प था। वो कांग्रेस के साथ खुलकर नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा बीजेपी हारेगी तो मुझे खुशी होगी, बीजेपी के खिलाफ अपनी पसंद की पार्टी को आप वोट करिए। और इस पूरे मामले में वो किसी के ज्यादा करीब दिखी तो जेडीएस के दिखी। हालांकि एक तरीके से अपरोक्ष रूप से कांग्रेस का भी उन्होंने समर्थन कर दिया, उन्होंने कांग्रेस को भी बधाई दी। अब बारी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, और जब वो ये कहती हैं तो यहाँ पर तो सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और यहाँ वो कहती हैं बीजेपी यहाँ हारेगी तो मुझे खुशी होगी, यानी वो कांग्रेस को यहाँ के लिए भी शुभकामनाएं दे रही। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ममता बनर्जी इस गठबंधन की महत्वपूर्ण ताकत हो सकती है। अब देखना होगा, जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात शरद पवार कह रहे हैं, जिन सीटों के बंटवारे के ऊपर अपना एक कैलकुलेशन, अपना फॉर्मूला ममता बनर्जी रख रही है, उस पर कहां कांग्रेस पहुंचती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।